नमस्कार, मैं पीसी तिवारी आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेला में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सामान्य मानसिक योग्यता का एक टॉपिक पासा देखने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी कहते हैं। उसका एक टॉपिक डाइस देखने वाले हैं। सारे टाइप इस क्लास में हम कवर करेंगे और उसके साथ देखेंगे कि अमीन पटवारी परीक्षा में पूछा गया जो एक प्रश्न है उसे कैसे बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पासा। तो जो डाइस होता है, पासा जो है, यदि पासे में नंबर्स मेंशन हैं, मतलब यदि पासे में अंक दिए गए हैं, तो उसके बेसिस पर पासे को दो तरह से क्लासिफाई आप कर सकते हो। यदि नंबर मेंशन किए गए हैं तो एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है सामान्य पासा। अब ये मानक पासा और सामान्य पासा क्या मतलब होता है? तो पासा जो है वो 3D स्ट्रक्चर है। मतलब पासे को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं? तो पासे को हम लोग कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से हम पासे को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। पासे में हमेशा 3 अंक ही विजिबल होंगे, 3 डिजिट ही विजिबल होंगे हमेशा। पासे को हम इस तरह से बना सकते हैं। तो यहां पर यदि अंक लिखे हुए हैं तो हम पासे को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा कहते हैं जनरल डाइस। एक को कहते हैं मानक पासा, दूसरे को कहते हैं सामान्य पासा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि मानक पासा किसको कहते हैं और सामान्य पासा किसको कहते हैं? मानक पासा वो पासा है जिसे आप खेलने में यूज करते हैं। जब हम लोग लूडो वगैरह खेलते हैं या सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं तो उसमें जो पासा यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मानक पासा। तो जो ये मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि मानक पासा वो पासा है जिसमें दो विपरीत सतहों का योग, दो विपरीत सतहों का योग 7 के इक्वल होता है। ऐसा डाइस जिसके दो अपोजिट सरफेस का सम जो है 7 के इक्वल है, इसका मतलब वो पासा क्या है? मानक पासा है। जैसे यदि मान लीजिए किसी पासे के सामने वाली सतह पर 2 है, तो उसका जो अपोजिट होगा उस सरफेस पर कितना होगा? 5 होगा। तभी तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल होगा। इसी प्रकार से यदि किसी पासे के सामने वाली सतह पर 3 है, तो उसका जो अपोजिट होगा वो कितना होगा? 4 होगा। इसी तरीके से किसी पासे की सामने वाली सतह पर 1 है, तो उसका जो अपोजिट होगा उस सतह पर कितना होगा? 6 होगा। आप देख रहे हैं कि दो अपोजिट सरफेस का सम किसके इक्वल जा रहा है? 7 के इक्वल जा रहा है। तो ऐसा कोई भी पासा जिसके दो अपोजिट सरफेस का सम 7 के इक्वल है, इसका मतलब है कि वो पासा क्या है? मानक पासा है। ठीक है। अब सामान्य पासा क्या है? तो सामान्य पासा कहता है कि सामान्य पासा की डेफिनेशन है दो निकटवर्ती सतहों का योग, दो निकटवर्ती सतहों का योग, टू क्लोजर सरफेस का सम यदि 7 के इक्वल है, इसका मतलब है कि वो पासा क्या है? सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा या जनरल डाइस का मतलब होता है टू क्लोजर सरफेस का सम यदि 7 के इक्वल है, इसका मतलब है कि वो पासा सामान्य पासा है। ठीक है। एक दिक्कत सामान्य पासा में है कि सामान्य पासा में हम
सभी नंबर्स के अपोजिट नंबर जो होता है उसे हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें यह समझना है कि जो पासा होता है, यदि पासा में नंबर मेंशन किया गया है, संख्या मेंशन की गई है, तो पासा दो तरह का होता है, एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है सामान्य पासा। तो मानक पासा की डेफिनेशन है कि दो विपरीत सतहों का योग जो है वो 7 के इक्वल होना चाहिए। तो यदि सामने वाली सतह पर 2 है तो उसका अपोजिट सरफेस विपरीत सतह जो होगी उसमें 5 होगा। यदि सामने वाली सतह पर 3 है तो उसका अपोजिट सरफेस क्या होगा, 4 होगा। यदि सामने वाली सतह पर 1 है तो उसका अपोजिट सरफेस क्या होगा, 6 होगा। इसी तरीके से यदि हम सामान्य पासा की बात करते हैं तो दो निकटवर्ती सतहों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। तब आप ये बोल सकते हैं कि दिया गया पासा जो है वो क्या है, सामान्य पासा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिया गया पासा सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो यदि मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लूं, मतलब एक पासा लूं, देखिए पासे को हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। तो पासा ऐसे भी बनाया जा सकता है, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बनाया था। पासे को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है और पासे को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन पेपर में आपको किसी भी तरीके से बना हुआ दिख सकता है। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5 और मैंने लिखा 6। ऐसे ही मैं यहां पे 3 लिख सकता हूं, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही पासा सेम ही पासा है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया पासा सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो यदि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि दिया गया पासा सामान्य पासा है कि मानक पासा है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी मानक पासा जो स्टैंडर्ड डाइस है वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी डेफिनेशन कहती है कि ऐसा पासा जिसके विपरीत सतहों का, दो विपरीत सतहों का योग किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए, तभी वो पासा क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि क्या इसका अपोजिट सरफेस आपको दिख रहा है? क्या इस क्वेश्चन में इस 3 का अपोजिट सरफेस आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है आपको अपोजिट सरफेस। क्योंकि आपको अपोजिट सरफेस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है डायरेक्टली हम लोग स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले जो हम आइडेंटिफाई करेंगे वो सामान्य पासा होगा। यदि सामान्य पासा नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। तो इसीलिए यदि सिंगल डाइस क्वेश्चन पेपर में दिया है, सिर्फ एक डाइस दिया है और आपको बोला जा रहा है कि बताइए इस नंबर के अपोजिट क्या है, तो हम ये समझेंगे कि क्या ये पासा मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो यदि हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है और हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि दिया गया पासा मानक पासा है कि सामान्य पासा है, तो सामान्य पासा की डेफिनेशन क्या है, टू क्लोजर सरफेस का सम, दो निकटवर्ती सतहों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 3 और 6 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इसी तरीके से 6 और 5 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है। इसी तरीके से 5 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो आप इससे समझिए कि कहीं पर भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्योंकि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि दिया गया पासा सामान्य पासा नहीं है। और यदि वो सामान्य पासा नहीं है तो वो कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। और मानक पासा में ये चीज क्लियर है कि 1 का अपोजिट क्या होता है, 6 होता है। 2 का अपोजिट क्या होता है, 5 होता है। और 3 का अपोजिट क्या होता है, 4 होता है। तो ये चीज हम यहां से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो पासा है ये सामान्य पासा नहीं है, ये पासा जो है वो क्या है, मानक पासा है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या दिया हुआ पासा मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो एक अब इस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा हूं। आपको डायग्राम ऐसा भी बना हुआ दिख सकता है और आपको डायग्राम ऐसा बना हुआ भी दिख सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा हमेशा 3 सरफेस ही विजिबल होगा।
3 सरफेस से ज्यादा विजिबल आपके पेपर में नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए, ये डाइस हमने लिया है, इस डाइस में हम नंबर मेंशन करते हैं। हमने यहाँ पे 3 मेंशन किया, हमने यहाँ पे 5 मेंशन किया और हमने यहाँ पे 2 मेंशन किया। हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या दिया गया पासा सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो फिर से हमें पहले सामान्य पासा ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 3 को 5 से ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर कितना आ रहा है, 8। ऐसे ही 5 को 2 से ऐड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर कितना आएगा, 7। यहां पर जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर कितना आ रहा है आपका 5। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2 क्लोजर सरफेस का सम यहां पे 7 के इक्वल आ गया है। क्योंकि 2 क्लोजर सरफेस का सम 7 के इक्वल आ चुका है, इसका मतलब है ये वाला जो डाइस है वो डाइस क्या है, जनरल डाइस है, सामान्य पासा है। और यदि ये पासा सामान्य पासा है, इसका मतलब है कि आप हर एक सरफेस का अपोजिट सरफेस तो नहीं बता पाओगे, मतलब किसी भी सरफेस का अपोजिट सरफेस नहीं बता पाओगे यदि सिंगल डाइस दिया है तो। जैसे चेक करिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, या पूछा जाए कि बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा, या पूछा जाए कि बताइए 5 का अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या होगा, तो आप इस क्वेश्चन में ये नहीं बता सकते कि 2, 3, 5 में से किसी का भी अपोजिट क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आप ये देखिए कि इस में नंबर मेंशन किया गया है, तो 2, 3, 5 को छोड़ करके कौन सा नंबर हमारे पास है, तो हमारे पास कौन सा नंबर यहां विजिबल नहीं है, 1 विजिबल नहीं है, 4 विजिबल नहीं है और 6 विजिबल नहीं है। 1, 4 और 6 आपका विजिबल नहीं है। क्योंकि 1, 4, 6 आपका पास विजिबल नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन नंबर्स के अपोजिट जो है वो यही होगा, इन नंबर्स के अपोजिट जो है वो यही होगा। बट इनमें से कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा, इस चीज को यहां बता पाने में हम लोग क्या हैं, असमर्थ हैं, क्योंकि आपको डाइस एक सिंगल डाइस दिया हुआ है इसलिए। तो इतना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि यदि कोई पासा आपको दिया गया है, सिंगल पासा दिया है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये पासा मानक पासा है कि सामान्य पासा है, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपोजिट सरफेस पूछेगा तो यदि वो मानक पासा है तब तो हम अपोजिट सरफेस बता सकते हैं, लेकिन यदि वो सामान्य पासा है तो हम अपोजिट सरफेस नहीं बता सकते। अब जो हमें समझना है वो ये है कि क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर सिंगल डाइस कभी देता नहीं है। जब देता है तो डाइस तो एक ही होता है, लेकिन इसको 2 बार 3 बार या 4 बार फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है। तो अब हम पहले रूल देखते हैं कि किसी एक डाइस को पकड़ करके हम उसे 2 बार क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। तो उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर एग्जामिनेशन में वही उसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम रूल्स देखते हैं कि रूल्स क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक डाइस लिया है, आप समझिएगा, एक डाइस मैंने लिया है, उस डाइस को मैंने एक बार फेंका है। एक डाइस को लेकर के मैंने उस डाइस को क्या किया है, एक बार फेंका है। तो उस डाइस को फेंकने के बाद यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 5 आ रहा है और यहां पर 6 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस डाइस को दोबारा से फेंक रहा हूं, सेम डाइस को क्या कर रहा हूं, दोबारा फेंक रहा हूं। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या सेम नंबर आ सकता है? जो नंबर यहां पे डिस्प्ले में है क्या वही नंबर यहां पर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आएगा नहीं आएगा वो अलग मैटर है, बट आ सकता है। तो मैंने एक डाइस लिया है और उसको मैंने 2 बार फेंका है। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, रूल भी उसी तरीके से बनेगा। पहली पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि जो नंबर यहां पे डिस्प्ले में है वही नंबर आपका यहां पर भी डिस्प्ले में है। इसका मतलब है कि जो नंबर यहां पर है वही यहां पर है, तो सेम नंबर डिस्प्ले हो गया। इसको हम लोग कहते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो सरफेस क्लोजर है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। इसका यह मतलब है कि 3 के समीप क्या है, 6, 3 के समीप क्या है, 5। ये नंबर एक दूसरे के आसपास हैं
तो ये कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकते। तो आप ये कह सकते हो कि 3 के अपोजिट कभी भी क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। इसी तरीके से 5 के अपोजिट और क्या नहीं हो सकता, तो 5 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। ये कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकते। इसी तरीके से यदि हम आगे देखने जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 6 के अपोजिट कभी भी 3 या फिर 5 जो है वो अपोजिट नहीं हो पाएगा। इस सिनेरियो पर बेस करके हमने एक डाइस लिया है और उस डाइस को हमने 2 बार फेंका है। कोइंसिडेंस ये है कि जो नंबर यहां पर आ रहा है वही नंबर यहां पर आ रहा है। ये है हमारा पहला रूल, ये है हमारा फर्स्ट रूल। अब बात हम करते हैं सेकेंड रूल की। तो फर्स्ट रूल के बाद सेकेंड रूल जो है वो है रूल नंबर 2, और ये रूल नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये रूल नंबर 2 है। ज्यादातर प्रश्नों में ये रूल जो है वो यूज होता है। मैंने एक बार डाइस लिया और उसको एक बार फेंका। जब मैं इस डाइस को एक बार फेंक रहा हूं, जब मैं इस डाइस को एक बार फेंक रहा हूं तो मेरे पास यहां पर 1, 3 और 5 डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट मैंने एक और डाइस, उसी डाइस को दोबारा फेंका है, और जब मैं दोबारा फेंक रहा हूं तो कुछ और नंबर्स हैं जो डिस्प्ले कर रहे हैं, 2, 4 और 6। डाइस एक ही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने एक बार डाइस को थ्रो किया है और उसके बाद उसे दोबारा थ्रो किया है, सेम डाइस को, और आप देख रहे हैं कि जो नंबर पहले डाइस में दिख रहा है उसमें से कोई भी नंबर जो है वो आपको दूसरे डाइस में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में 2 डाइसेस में कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें आंसर देने का। यदि कोई पूछे कि बताइए 1 के अपोजिट क्या है, तो समझिएगा कि 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट जो है वो 2 है। इसी तरीके से 5 के अपोजिट क्या है, तो इस 5 के अपोजिट जो है वो है 6। इस 5 के अपोजिट क्या है, 6 है। इसी तरीके से यदि हम 3 के बारे में बात कर रहे हैं तो इस 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। फ्रंट फेस के अपोजिट फ्रंट फेस, राइट फेस के अपोजिट राइट फेस और टॉप फेस के अपोजिट टॉप फेस। सीधा सीधा लॉजिक है। यदि 2 डाइस आपको दिया गया है और दोनों डाइसेस में कोई भी नंबर, अल्फाबेट कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब है जो फेस जहां पर दिख रहा है उसका जस्ट अपोजिट वही फेस हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास रूल नंबर 2। इसी तरीके से हमारे पास रूल नंबर 3 भी है। रूल नंबर 3 क्या कहता है उसको समझिए। तो रूल नंबर 3 कहता है कि यदि हमारे पास कोई डाइस दिया है कुछ इस तरीके से, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सिर्फ 4 ही रूल क्यों हैं। टोटल 4 रूल है। यहां पर मैंने लिखा 3, यहां पर मैंने लिखा 5, यहां पर मैंने लिखा 6, फिर यहां पर मैंने लिखा 3, यहां पर लिखा मैंने 1 और यहां पर मैंने लिखा 4। अब आप ये देख रहे हैं कि पहले वाले डाइस में एक नंबर और दूसरे वाले डाइस में एक नंबर, दोनों डाइसेस में एक नंबर जो है वो क्या है, कॉमन है। आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों डाइसेस में एक नंबर जो है वो क्या है, कॉमन है। और आप इसके साथ ये भी देखिए कि ये जो नंबर कॉमन है वो सेम सरफेस पे कॉमन है। किस पे कॉमन है, सेम सरफेस पे कॉमन है। और यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए तो 6 का अपोजिट क्या होगा, तो एक चीज समझिएगा, 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट जो है वो आपका क्या होगा, 4 होगा। 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। इसी तरीके से 5 का अपोजिट क्या होगा, तो इस 5 का अपोजिट जो है वो हो जाएगा 1। और यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए तो इस 3 का अपोजिट क्या है, तो कैसे बताएंगे। आप एक चीज समझिए,
टोटल कितने नंबर हैं? 6। टोटल कितने नंबर हैं? 6। उन 6 नंबर में से इस नंबर और इस नंबर का अपोजिट हो चुका है, मतलब 4 नंबर के अपोजिट वगैरह फाइंड आउट कर चुके हैं। तो 5 का अपोजिट 1 है, 6 का अपोजिट 4 है, तो आपको पूछा जा रहा है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो यदि 2 डाइस दिए हुए हैं और दोनों डाइसेस में एक नंबर कॉमन है और यदि वो सेम सरफेस पे कॉमन है, तो जो लॉजिक आपने यहां पे लगाया था वही लॉजिक आपको यहां पर भी लगाना है, ठीक है। बट आप एक चीज समझिएगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये नंबर सेम सरफेस पे कॉमन ना हो करके डिफरेंट सरफेस पे कॉमन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनेशन में। और यदि ऐसा हो रहा है तो रूल नंबर 3 में 2 केसेस आएंगे, एक आएगा केस नंबर 1 और एक आएगा केस नंबर 2। एक आएगा केस नंबर 2। अब कैसे करना है उसको समझते हैं। मैं यहां पर एक डाइस बना रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक डाइस बना रहा हूं। तो देखिए ये मैंने एक डाइस लिया है, उसको 2 बार मैंने फेंका है। अच्छे से देखिएगा, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करिए और दोबारा से देखिए। उसके बाद उसी डाइस को मैंने दोबारा फेंका है, देखिए यहां पर मैंने लिखा 4, यहां पे लिखा मैंने 5 और यहां पे मैंने लिखा 6, यहां पर मैंने लिखा 4, यहां पे लिखा मैंने 2 और यहां पे लिखा मैंने 3। अब आप थोड़ा सा एनालाइज करिए और मुझे बताइए कि क्या कॉमन है। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये 4 दिख रहा है और यहां पर भी ये 4 दिख रहा है। दिख रहा है आपको 4? अब आप एक चीज समझिए कि यहां पर सेम सरफेस पे कॉमन था, यहां पे डिफरेंट सरफेस पे कॉमन है। तो जब डिफरेंट सरफेस पे कॉमन होता है तो क्या करना है आपको? जब ये डिफरेंट सरफेस पे कॉमन होता है तब आपको क्या करना है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, समझिएगा। जब ये डिफरेंट सरफेस पे कॉमन होता है तो जो नंबर कॉमन है उसको लेकर के क्लॉकवाइज रोटेट करिए, घड़ी की दिशा में इसको रोटेट करिए, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा ही करिए। तो पहले आप लिखेंगे 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 5, तो आप 5 लिखेंगे, 5 के बाद क्या आ रहा है 6, तो आप 6 लिखेंगे। इसी तरीके से पहले यहां पर सेकंड वाले डाइस में क्या लिखेंगे 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 3 और 3 के बाद क्या आ रहा है 2। तो अब आपको यदि पूछा जाए कि अपोजिट कौन कौन सा है, तो आप एक चीज समझिएगा कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 और यदि कोई पूछे कि बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, तो एक चीज समझिएगा 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, 6 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 3 और ये जो 4 है उस 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। क्योंकि टोटल 6 सरफेस है, 4 सरफेस का अपोजिट हम बता चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। ये है रूल नंबर 3 का केस नंबर 1 और ये है केस नंबर 2। तो अभी तक हमने रूल नंबर 3 तक देख लिया है। अब जो हम देखने वाले हैं वो है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 थोड़ा एक बार आप गौर करिए, इसमें तीनों नंबर कॉमन है दोनों डाइसेस में, इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसमें एक नंबर कॉमन है। तो हमारे पास टोटल 4 ही रूल होते हैं। पहला रूल कहता है, मतलब ओवरऑल में बात करूं एकदम सिंपल वे में, तो एक नंबर कॉमन होना, जो कि यहां पर आप देख चुके हैं। अब जब हम देखने वाले हैं तो 2 नंबर कॉमन होना देखेंगे, फिर हम देखेंगे 3 नंबर कॉमन होना और चौथा हम देख चुके हैं जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसीलिए टोटल 4 ही रूल है, कोई 5वां रूल नहीं है। अब ये जो 4th नंबर का रूल है उसमें 2 नंबर कॉमन होंगे, तो समझिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आया है, इससे ही रिलेटेड आपके पेपर में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं रूल क्या है।
यहां पर मैंने लिखा 2, यहां पर मैंने लिखा 3 और यहां पर मैंने लिखा 5। यहां पर फिर से मैंने 2 लिखा, यहां पे 3 लिखा और यहां पे मैंने लिख दिया 1। तो आप एक चीज गौर करिए कि दोनों डाइसेस में दो नंबर कॉमन है। एक है आपके पास ये 2, ये है आपके पास 3, ये है आपका 2 और ये है आपके पास 3। दोनों में एक नंबर जो है वो क्या है, कॉमन है। और यदि वो नंबर कॉमन है इसका मतलब है कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इस 5 का अपोजिट जो है वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 और 3 के क्या अपोजिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आजकल ऐसे ही पूछा जा रहा है कि 2 और 3 के अपोजिट क्या है, तो आप एक चीज समझिएगा कि 5 के अपोजिट 1 हो चुका है, 2 और 3 के अपोजिट आपको पूछा जा रहा है। तो एक चीज समझिएगा कि यदि कोई पूछे कि 2 के अपोजिट क्या है या 3 के अपोजिट क्या है, तो जो नंबर यहां पे डिस्प्ले में नहीं है, समझिएगा जो नंबर यहां पे डिस्प्ले में नहीं है, कौन कौन सा नंबर डिस्प्ले में नहीं है, तो एक आपके पास 4 नहीं दिख रहा है, एक आपके पास 6 नहीं दिख रहा है। तो ये जो 4 और 6 आपको नहीं दिख रहा है, यही इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि 2 के अपोजिट भी 4 और 6 होगा, 3 के अपोजिट भी 4 और 6 होगा। ज्यादातर जो बेसिक क्वेश्चन है वो यही कहता है कि दो नंबर कॉमन है तो 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा। बट ये 2 और 3 और ये 2 और 3 आप एनालाइज नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं बता सकते कि उसके अपोजिट क्या होगा। इसी तरीके से हम लोग यहां पे जैसे सेम सरफेस पे भी कॉमन था, ये डिफरेंट सरफेस पे भी कॉमन होगा, तब भी इसी तरीके से यूज करना है। तो भले मैं उसको लिख दे रहा हूं केस नंबर 1, अब मैं लिख रहा हूं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या कहता है, तो केस नंबर 2 कहता है कि मैं यहां पर इस तरीके से बना रहा हूं अभी, ठीक है, और यहां पर मैं डिफरेंट नंबर ले रहा हूं, मतलब डिफरेंट सरफेस पे ले रहा हूं। तो यहां पे 3 रख दिया, यहां पे 5 रख दिया, ये 5 मैंने यहां रखा और 3 मैंने यहां रखा, यहां पे रख दिया 1 और यहां पे रख दिया 4, ये मैंने लिया। अब आपको यदि पूछा जा रहा है कि बताइए कौन किसके अपोजिट है, तो आप देख रहे हो कि 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है। तो सीधा सीधा लॉजिक ये कहता है कि इस 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। ये तो ठीक है, लेकिन यदि कोई पूछे कि 3 के अपोजिट क्या होगा या 5 के अपोजिट क्या होगा, तो अभी मैंने बताया था कि जो नंबर इस डाइसेस में नहीं दिख रहे हैं, कौन कौन सा नंबर इस डाइस में नहीं दिख रहा है, तो इस डाइस में आपको 2 नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो 3 के अपोजिट 2 या 6 में से कुछ हो सकता है और 5 के अपोजिट भी 2 या 6 में से कुछ हो सकता है। तो इस तरीके से आपके ये 4 रूल हो गए। सबसे पहला ओवरऑल में बात यह है कि कुल मिलाकर के 4 ही रूल हो सकते हैं, क्योंकि आपके दोनों डाइसेस में जो नंबर्स डिस्प्ले में है वो 3 ही नंबर डिस्प्ले में है। हमेशा 3 सरफेस ही विजिबल होंगे। तो यदि 3 सरफेस विजिबल है, इसका यह मतलब है कि यदि पहले डाइस में, मतलब ओवरऑल में बात करें, तो यदि एक नंबर कॉमन है तो रूल नंबर 3, 2 नंबर कॉमन है तो रूल नंबर 4, 3 नंबर कॉमन है तो रूल नंबर 1, और 4 नंबर मतलब एक भी नंबर कॉमन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रूल नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 4 रूल हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जब भी एक से ज्यादा डाइसेस दिए होंगे, आप स्टैंडर्ड और जनरल चेक नहीं करेंगे। मतलब जो पिछला चीज मैंने बताया है उसको आप भूल जाइए। यदि एक से ज्यादा डाइसेस दिए हुए हैं, यदि सिंगल डाइस दिया है तब बात अलग है कि वो डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल, मानक है या फिर सामान्य पासा है, तब हम उस चीज को समझेंगे। अदरवाइज उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह के क्वेश्चंस का ही है। इस तरह के क्वेश्चन ही जो है वो एग्जामिनेशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या है और किस तरीके से आपको बनाना है। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। इस पहले प्रश्न में आपको पूछा गया है कि बताइए ये जो डाइस दिया गया है, इस डाइस में 1 के अपोजिट क्या आएगा। ये आपको पूछा जा रहा है कि 1 के अपोजिट क्या आएगा। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है, आपका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि आप ये देखिए कि यहां पर 1 लिखा है,
आप देखिए कि वहां पर 1 है क्या? नहीं है। यहां पे 2 लिखा है क्या? यहां पे 2 है क्या? नहीं है। यहां पे 3 लिखा है, यहां पे 3 है क्या? नहीं है। तो कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 2 लगेगा, जिसमें हम देखते हैं कि पहले डाइस में जो नंबर मेंशन किया गया है और दूसरे डाइस में जो नंबर मेंशन किया गया है, दोनों डाइसेस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो यदि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब है कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। तो आपको पूछा है 1 का अपोजिट क्या होगा, तो इस 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो पहले क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या है? ए है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ए है। अब ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और आप इस बार इसको बना करके देखिए। आपको पूछा जा रहा है कि 4 का अपोजिट क्या है। अब आपके पास यहां पे 3 डाइसेस दिए हैं, कोई भी 2 डाइस लीजिए और रूल को अप्लाई करिए। कोशिश करिए कि आपके रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 अप्लाई हो, क्योंकि हमने देखा है कि रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 ही ऐसे रूल हैं जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। बाकी रूल में थोड़ा दिक्कतें हैं। तो यदि हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पे 4 है, यहां पे क्या है? 4 है, और यहां पर भी क्या है? 4 है। यहां पर क्या है? 2 है, और यहां पर भी क्या है? 2 है। तो हम कह सकते हैं कि 5 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। ये जो 5 है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। आपको पूछा क्या है वैसे? 4 का अपोजिट पूछा है। ठीक है, तो खैर इस वाले रूल से, इस पॉइंट से अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यदि हम इन दोनों डाइसेस को कंपेयर करें तो इससे हम बता सकते हैं दोनों में कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, यहां पर भी 4 है और यहां पर भी 4 है। ठीक है, डिफरेंट सरफेस पे 4 है लेकिन बाकी 2 नंबर कॉमन नहीं है। और यदि हम इसको बनाना चाहते हैं तो हमें सिंपल तरीका फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है? इस 4 को लेकर क्लॉकवाइज रोटेट करिए। तो पहले क्या लिखेंगे आप? 4। 4 के बाद क्या आ रहा है? 3, तो 3 लिखिए। 3 के बाद क्या आ रहा है? 2, तो 2 लिखिए। ऐसे फिर से यहां से लीजिए, ये 4 हो गया। 4 के बाद क्या आ रहा है? 5, तो 5 लिखिए। 5 के बाद क्या आ रहा है? 1, तो 1 लिखिए। अब यदि यहां पर हम गौर करें, यहां पर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि 3 के अपोजिट क्या है? 5, 2 के अपोजिट क्या है? 1, और यदि 4 के अपोजिट पूछा जाए कि 4 के अपोजिट क्या है, तो इस 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो है 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। बस आपको रूल पता होना चाहिए। यदि आपको रूल पता है तो बड़ी आसानी से आप इस चीज को बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक स्टेप एक्स्ट्रा है। पहले आपके पास ये 3 पासे दिए हुए हैं। इन 3 पासों से पहले आपको अपोजिट निकालना है। अपोजिट निकालने के बाद ये एक पासा दिया हुआ है, इस पासे में आपको देखना है कि ए और बी की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, और यहां पर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम, आप इन नंबर्स के अपोजिट पहले फाइंड आउट कर लो। तो यदि आप नंबर्स के अपोजिट फाइंड आउट करना चाहते हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि एक यहां भी है और एक यहां भी है। दोनों डिफरेंट सरफेस पे कॉमन है और बाकी नंबर जो है वो कॉमन नहीं है। यदि बाकी नंबर कॉमन नहीं है तो इसके हिसाब से हम रोटेट करेंगे तो 1 पहले लिखेंगे, 1 के बाद हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 4 के बाद हम क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। इसी तरीके से हम फिर से क्या लिखेंगे? 1, 1 के बाद हम क्या लिखेंगे? 3, और 3 के बाद हम क्या लिखेंगे? 2। इतना करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि 4 के अपोजिट क्या हो रहा है? 3, 6 के अपोजिट क्या हो रहा है? 2, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। ये चीज क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने रूल नंबर 1 में पढ़ी थी वो ये है कि जो नंबर आसपास है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। जैसे कि 6 के आसपास कौन है? तो 6 के आसपास 4 और 1 है, तो कभी भी 4 और 1 अपोजिट नहीं हो सकते। इसी का उल्टा क्या हो सकता है कि जो नंबर अपोजिट है वो कभी भी आसपास नहीं हो सकता।
इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कोई नंबर किसी नंबर के अपोजिट है तो वो उसके आसपास नहीं हो सकता। यही चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। तो यदि आप इस चीज को समझ रहे हैं तो यहां पर आप देखिए कि ये 5 दिया हुआ है, 5 का अपोजिट क्या है, ए है, और 5 का क्लोजर सरफेस क्या है, ए है, और 5 का क्लोजर सरफेस क्या है, बी। तो 5 का अपोजिट क्या है, 1। इसका मतलब है ए और बी की कोई भी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। और यदि आप इन ऑप्शंस में देख रहे हैं तो यहां भी आपको 1 दिख रहा है, यहां भी आपको 1 दिख रहा है, और यहां भी आपको 1 दिख रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए में 2 और 3 है। तो यहां पर यदि मैं 2 लिखता हूं और चेक कर लेते हैं 2 और 3 है। अब आप ये देखिए कि 2 और 3 आपको दिया हुआ है, तो 2 का अपोजिट क्या है, 6। क्या 2 का अपोजिट यहां और यहां पर प्रेजेंट है क्या, नहीं। फिर आप देखिए कि 3 का अपोजिट 4 है, तो 3 का जो अपोजिट है क्या यहां और यहां प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए कि 5 का अपोजिट 1 है, क्या यहां और यहां प्रेजेंट है, नहीं है। इसका मतलब है यदि उस डाइस का एक क्लोज डाइस बनाया जाए तो वो क्लोज डाइस जो है वो 2, 3 और 5 इनमें से ही कुछ होगा। मतलब यही एक अच्छा डाइस हो सकता है इसके रिगार्डिंग। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब यहां पर आपके पास नंबर की जगह अल्फाबेट दिया हुआ है। लॉजिक वही है, एक अल्फाबेट कॉमन होना, 2 अल्फाबेट कॉमन होना और 3 अल्फाबेट कॉमन होना। 3 अल्फाबेट तो कॉमन नहीं होगा। तो अभी हम देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि हमें यहां पर पूछा गया है कि डी अक्षर, डी के अपोजिट क्या होगा। तो यदि डी के अपोजिट क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है, तो बड़ा ही सिंपल है आपके लिए। पहले आप इन दोनों को कंपेयर करिए। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी ए है और यहां भी ए है। तो इन दोनों डाइसेस में आपके पास 2 नंबर कॉमन है। आप देख पा रहे हैं कि दोनों डाइसेस में कितने नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है। यदि 2 नंबर कॉमन है इसका मतलब है कि ये जो बी दिया हुआ है, बी, ये क्या दिया है, बी, इस बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई होगा, बी के अपोजिट ई। बट आपको तो डी के अपोजिट पूछा है। आगे जाइए, आगे जाते हैं तो आप देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि सी कॉमन है, यहां भी सी कॉमन है, यहां पर ई है, यहां पर भी आप देख रहे हो कि क्या है, ई है। तो सीधा सा बात है कि ये जो ए दिया हुआ है, इस ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। इस ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर कॉमन है। तो जो तीसरा नंबर होता है वो अपोजिट होता है। यहां पर अल्फाबेट दिया है तो अल्फाबेट अपोजिट होगा। तो डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। डी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, बट हमें जो रिक्वायर्ड था वो हमने बता दिया है। हमें जो रिक्वायर्ड था वो हमने बता दिया है। 2 डाइस को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि 2 नंबर जो है वो कॉमन है। 2 नंबर कॉमन हो सकता है, 2 अल्फाबेट कॉमन हो सकता है। तो जो नंबर बचा है या अल्फाबेट बचा है वही दूसरे नंबर या अल्फाबेट के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो सीधी सी बात है, डी का अपोजिट ए या फिर ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को पॉज करिए और आप रूल समझ करके इस क्वेश्चन को बनाइए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा ये बताइए। टू के अपोजिट आपको पूछ रहा है। यदि हम इसको कंपेयर करें तो यहां पर हम पाएंगे कि ये 5 है, दिख रहा है आपको। यहां भी क्या दिख रहा है आपको, 5। ये क्या दिख रहा है आपको, 6। ये क्या दिख रहा है आपको, 6। तो आप ये कह सकते हो कि इस 4 का अपोजिट क्या होगा, ये 2 होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो है कि 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट क्या है, अंक 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत क्या है, 4 है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे लिखा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा।
इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि 2 का अपोजिट क्या होगा। यदि हम थोड़ा कंपेयर करें दोनों डाइसेस पे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 है। तो एक चीज तो क्लियर है कि इस 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या थी कि यदि दो नंबर कॉमन है और उस दो नंबर कॉमन वाली चीज में ही अपोजिट पूछा जाए, रूल नंबर 4, तो यदि आपको पूछा जा रहा है कि 2 का अपोजिट क्या है या आपको पूछा जा रहा है कि 5 का अपोजिट क्या है, तो मैंने आपको कहा था कि जो भी नंबर यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं है, कौन कौन से नंबर डिस्प्ले में नहीं है, तो 1 डिस्प्ले में नहीं है और दूसरा क्या डिस्प्ले में नहीं है 6। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं 1 या 6, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। या तो आंसर 1 होगा या तो आंसर क्या होगा 6 होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंक 3 के विपरीत क्या होगा। जरा चेक करिए और मुझे बताइए अंक 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो फिर से कॉमन देखिए, तो यहां पर आपको 4 दिख रहा है, यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है 4। बट आप ये देखिए कि 2 और 3 है और 1 और 5 है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों डाइसेस में एक नंबर कॉमन है और वो भी डिफरेंट सरफेस पे कॉमन है। तो इस 4 को लेकर के क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पहले मैं क्या लिखूंगा 4, 4 के बाद मैं क्या लिखूंगा 3 और 3 के बाद मैं क्या लिखूंगा 2। इसी तरीके से इस 4 को लूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा 4 और 4 के बाद क्या लिखूंगा 5 और 5 के बाद क्या लिखूंगा 1। तो इस तरीके से यदि मैं जा रहा हूं तो मुझे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब मैं दे सकता हूं 2 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 5 और 4 के अपोजिट यदि पूछा जाए तो मैं कह सकता हूं कि इसका अपोजिट क्या होगा 6। आपको पूछा गया है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 5। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या है सी। बस आपको रूल देखना है, रूल के हिसाब से क्या करना है अप्लाई करना है और आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे देखें। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, आपको 6 के अपोजिट पूछ रहा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। तो आप जब दोनों डाइसेस में देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर क्या है 3 है, यहां पर भी क्या है 3 है, यहां पे क्या है 6 है और यहां पे भी क्या है 6 है। तो दोनों डाइसेस में आप ये देख लीजिए कि दोनों डाइसेस में एक नंबर ऐसा है, दो नंबर ऐसे हैं जो कॉमन है। यदि दो नंबर कॉमन है और आपको 6 के अपोजिट पूछ रहा है तो आपको तो पता है कि 6 के अपोजिट क्या होता है, 6 के अपोजिट क्या होगा। कौन कौन सा नंबर डिस्प्ले में नहीं है, ना ही नंबर 4 डिस्प्ले में है और ना ही नंबर 5 डिस्प्ले में है। तो ये 6 और 3 के अपोजिट की यदि हम बात करें तो इन्हीं में से कोई अपोजिट होगा 4 या 6। बट आप देख रहे हो कि 4 तो दिया है बट 4 या 5, 4 तो दिया है बट 5 नहीं दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा डी। जब भी दो डाइसेस में दो नंबर कॉमन होते हैं तो तीसरा नंबर तो एक दूसरे के अपोजिट होता है, 2 तो 1 के अपोजिट हो गया, लेकिन 3 और 6 का अपोजिट यदि जानना चाहते हैं तो मैंने कहा है कि दोनों डाइसेस में कोई भी नंबर जो डिस्प्ले में नहीं है वही अपोजिट होगा। तो हम देख पा रहे हैं 4 या 5 डिस्प्ले में नहीं है तो वही क्या होगा इसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। 3 के अपोजिट आपसे पूछ रहा है, आपको यहां दिख रहा है कि ये 3 है और यहां भी आपको दिख रहा है कि ये 3 है। तो दोनों डाइसेस में एक नंबर कॉमन है, आप इसको लेकर के रोटेट करेंगे, इसको भी लेकर के रोटेट करेंगे। बस ध्यान रहे कि घड़ी की दिशा में घूमना है। तो इसको लेंगे तो पहले आप लिखेंगे 3, 3 के बाद आप लिखेंगे 2, 2 के बाद आप लिखेंगे 5। ऐसे ही उसको लेंगे तो पहले आप लिखेंगे 3, फिर आप लिखेंगे 4 और फिर आप लिखेंगे 1। इस तरीके से आप करेंगे। तो यदि आप इस तरीके से करते हैं तो आप बता सकते हैं कि 5 का अपोजिट 1 होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो आपको क्या पूछा है 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट 6 है, बट ऑप्शन में 6 नहीं दिया है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा।
सिंपल है, रूल बस आपको पता होना चाहिए, बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए इसमें बताने का तरीका या पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। जब दो नीचे है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी, जब दो नीचे है तो शीर्ष पर क्या होगा। एक चीज आपको समझना है कि डाइस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो सकता है, वो है इस सरफेस के अपोजिट कौन सा सरफेस होगा, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जा सकता आपको। तो देखिए तीन तरह से क्वेश्चन हो सकता है। यदि किसी डाइस में सामने वाली सतह पर एक है तो उसके पीछे वाली सतह या विपरीत सतह पर क्या होगा, ज्यादातर यह पूछा जाता है। दूसरा पूछा जा सकता है यदि किसी पासे के ऊपरी सतह पर दो है तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा, मतलब यदि अपर सरफेस पर कुछ नंबर है तो बॉटम सरफेस पे क्या होगा, यह पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, तो इसके अलावा पूछा जा सकता है कि यदि किसी पासे की बाईं सतह लेफ्ट साइड पर यह नंबर है तो राइट साइड पर क्या होगा। कुल मिलाकर बात एक ही है, वो है अपोजिट। इसके अलावा और कोई बात नहीं है, और कोई भी चीज नहीं है जो आपको पूछा जा सकता है, यही आपको पूछा जाएगा, वही चीज आपको यहां पे देखनी है। तो ये है 6 4 2 और 1 5 3। आप देखेंगे 1 3 5, क्या एक यहां पे कॉमन है, नहीं है। 3 है क्या, नहीं है। 5 है क्या, नहीं है। कोई भी नंबर जो पहले डाइस में दिया गया है दूसरे डाइस में नहीं है। सीधा सीधा 2 के अपोजिट पूछ रहा है तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, 1, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए अक्षर के अपोजिट क्या होगा। ए के अपोजिट, सम्मुख मतलब अपोजिट क्या होगा, बताइए। वीडियो को थोड़ी देर पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर जवाब चेक करिए कि क्या आपका जवाब मेरे जवाब से मैच करता है क्या। ए का अपोजिट पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों डाइसेस में यदि अपन देखें तो आप देख रहे हैं कि यहां पर के है और यहां पर भी क्या है, के है। लेकिन ये लोग जो है वो कॉमन नहीं है। क्या ए और बी मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यदि मैं इस के को लेकर के रोटेट करूं तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, के के बाद मैं क्या लिखूंगा, बी के बाद में क्या लिखूंगा, ए। ऐसी यहां पर क्या लिखूंगा, के के बाद में क्या लिखूंगा, एम के बाद क्या लिखूंगा, एच। तो आपको पूछा है ए के सम्मुख क्या है, तो ए के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, एच। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या है, एच। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या है, एच। अब जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उसे कहते हैं खुला पासा, ओपन डाइस। तो जब हम ओपन डाइस के बारे में बात करते हैं तो ये ओपन डाइस क्या है, तो ओपन डाइस वही क्लोज डाइस है, उसको ओपन करके रख दिया गया है। यदि नीचे दी गई आकृति का छाया भाग एक घन का आधार है और फलक ए आपके सम्मुख है तो उसके सामने कौन सा होगा। तो एक के सम्मुख कौन सा होगा, फलक एक आपके सम्मुख है तो उसके सामने वाला कौन सा फलक होगा। यदि एक सम्मुख है तो उसके सामने वाले फलक पे क्या होगा, 4। और यदि छाया के अपोजिट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5। यहां पर एक के सम्मुख पूछा गया है तो क्योंकि लिखा गया है क्वेश्चन में यदि नीचे दी गई आकृति का छायांकित भाग एक घन का आधार है और फलक एक आपके सम्मुख है तो उसके सामने कौन सा होगा, तो एक के अपोजिट क्या होगा, 4। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या है आपका, 4। कैसे, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक ब्लॉक छोड़ करके अपोजिट होता है। जैसे ये ब्लॉक है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये। इस शेडेड पोर्शन का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। इस 2 पोर्शन का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। इसी तरीके से एक एक सरफेस एक एक के अपोजिट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि एक ब्लॉक छोड़ करके दूसरा ब्लॉक क्या होता है, अपोजिट होता है। तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। इस 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। तो इस 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा,
3। बहुत ही सिंपल तरीके से ही आप इस चीज को बना सकते हैं आप। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि बिंदु 3 जो है उस 3 के अपोजिट क्या है। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 3 के अपोजिट जो है वो क्या होगा आपका। तो इस 3 के अपोजिट इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 6 होगा। तो इस 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो ये 6 है। एक ब्लॉक छोड़ करके अपोजिट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 3 का अपोजिट 6, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, तो इस 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। बिल्कुल इमेजिन करने की जरूरत नहीं है कि आप उसको कैसे करके फोल्ड करेंगे, इसको बस सोचिए आप। सिर्फ आप ये सोचिए कि जब भी कोई खुला पासा ओपन डाइस आपको दिया हुआ है, एक ब्लॉक छोड़ करके दूसरा ब्लॉक अपोजिट होगा। इसके अलावा और कुछ सोचने की जरूरत आपको नहीं है। अब ये देखिए थोड़ा एक अलग तरह का क्वेश्चन है। इसको कहते हैं पेपर फोल्डिंग। इसको कहते हैं पेपर फोल्डिंग। इस पेपर फोल्डिंग को बनाने का बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप समझिएगा। ये ऐसे फोल्ड होगा, ये ऐसे फोल्ड होगा और ऊपर से सारे ट्रायंगल ऐड हो जाएंगे। तो इतना भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं। आपको पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा। तो इस 2 के अपोजिट के लिए, क्योंकि ये ट्रायंगल शेप है, पहले इस लाइन को आप इसके साथ बनाइए, मैच करिए ऐसा, फिर इसको इसके साथ मैच करिए, और फिर आप ये देखिए कि जो प्लस है ना वो यहां आएगा, ये क्रॉस जो है वो यहां आएगा, और ये डिवाइड यहां आएगा, और ये माइनस यहां आएगा। तो जो भी क्वेश्चन होगा इसमें शुरुआत में 2 के अपोजिट यदि पूछ रहा है तो 2 के अपोजिट ये प्लस, ये क्रॉस, ये डिवाइड और ये माइनस होगा। चेक करिए, प्लस, उधर से डिवाइड, इधर से क्रॉस, इधर से माइनस। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या होगा, ए होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं पेपर फोल्डिंग। तो एग्जामिनेशन में इससे भी जो है वो क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को आपको मिल सकता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया, क्योंकि ऊपर में ट्रायंगल है इसीलिए हमने ऐसा क्रॉस किया है। ये आकर के इधर, ये आकर के इधर, ये आकर के इधर, और ये आकर के इधर होगा। बस ऊपर से प्लस तो यहां पर प्लस, उधर से डिवाइड तो यहां पे डिवाइड, इधर से क्रॉस तो इधर क्रॉस, और उधर से माइनस तो माइनस। तो इसका मतलब है ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पूछा जा रहा है एफ अक्षर के साथ क्या आता है। एफ के अपोजिट, एफ के अक्षर के सामने एफ अक्षर के साथ आता है। सीधा सीधा बात है, सिर्फ एक ही लॉजिक होता है, वो है अपोजिट। इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं होता। तो एफ के अपोजिट आपको पूछ रहा है, तो एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या है, ए। नीचे दी गई व्यवस्था से एक घन बनाया जाता है कि कौन सा अक्षर सतह के सामने एफ अक्षर के साथ आता है। जाहिर सी बात है, एफ का अपोजिट पूछा है तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है। अब हम देखते हैं आखिरी जो आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है उसको देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पूछा जा रहा है कि अंक 4 के विपरीत क्या होगा। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 के अपोजिट पूछ रहा है। आप ये देख रहे हैं कि पहले वाले डाइस में 1 दिया है, दूसरे वाले डाइस में भी 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर भी आप देख रहे हो कि 3 है। तो जाहिर सी बात है, यदि 4 का अपोजिट पूछा जा रहा है तो ये 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। तो ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि इससे भी थोड़ा टिपिकल टाइप के प्रॉब्लम्स को हमने किया है और बेसिक रूल से हमने बना लिया है। ठीक है, अब लास्ट में भी आपको यही कंक्लूड करता हूं कि यदि सिंगल डाइस दिया है तभी स्टैंडर्ड और जनरल को चेक करना है। नोट पॉइंट के लिए लिख लीजिए, यदि क्वेश्चन में एक डाइस दिया है और उसमें नंबर मेंशन किया गया है तभी आप स्टैंडर्ड और जनरल को चेक करेंगे। यदि एक से ज्यादा डाइसेस गिवन है तो आप स्टैंडर्ड और जनरल को चेक नहीं करेंगे। आपके पास जो 4 रूल दिए गए हैं उसी 4 रूल को आप अप्लाई करेंगे और बनाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। थैंक यू।